कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? देखिए, हर साल की भांति इस साल भी हम लोग चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 1016वां जयंती मनाने का निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समस्त पार्टी के पदाधिकारियों ने लेने का काम किया है। और 9 फरवरी 2025 को हम लोग इस जनपद कुशीनगर के पड़रौना के रविंद्र नगर में, जो गौतम बुद्ध जी के नाम से मैदान है, उसे मैदान में हम लोग कार्यक्रम का आयोजन किए हुए हैं। और उसकी तैयारी में हमारी पार्टी के जो MLC हैं श्री बिच्छेलाल राजभर जी, पूर्व विधायक रामानंद पौत जी, पवन राजभर जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष गुड्डू राजभर जी और हमारे रुद्रराजन राजभर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह जी और जितेंद्र सिंह जी के साथ साथ हमारे बलराम कनौजिया जी, हमारे जितेंद्र राजभर जी, सारे पदाधिकारी श्री पतराम राजभर जी और समस्त हमारे जनपद के छोटे बड़े पदाधिकारी लग करके इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और उसी कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा में मैं आज कुशीनगर में आया हुआ हूं और आज कार्यकर्ताओं की समीक्षा लिया। समीक्षा में हमने जो पाया कि हमारी पूरा तैयारी उस कार्यक्रम को लेकर के हो चुका है। जिस प्रकार से कार्यक्रम तैयार किया गया है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का भव्य पूजन भी होगा, उनके नाम से मंत्र उच्चारण भी होगा, उनकी भव्य आरती भी होगी और हमारी आने वाली जो जनता होगी वह जनता अपने अपने स्थान से पुष्प वर्षा करके पूरे देश को संदेश देगा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। मंच से हम लोग अपने लोगों को यह संदेश देंगे कि जिसका इतिहास नहीं उसका विकास नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं अपने इतिहास के प्रति हमको जागरूक होना पड़ेगा और ग्रामीण स्तर तक राजा सुहेलदेव राजभर जी की वीरता और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों में जागरूकता आवे। जब जागरूकता आएगा तो देश के प्रति, समाज के प्रति, संविधान के प्रति और सनातन के प्रति सभी लोगों की आस्था और विश्वास मजबूती से बढ़ेगी। अभी महाकुंभ में भगदड़ हुआ था, बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, भगदड़ आया, विपक्ष का कहना है कि जो है वहाँ पे अव्यवस्था देखा गया, क्या कहेंगे? पहली बात कि हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होना है उसमें कोई भगदड़ नहीं होने वाली है। भगदड़ जो महाकुंभ में हुआ वह सोची समझी और साजिश थी। साजिश का शिकार महाकुंभ हुआ, जिसमें हताहत भी हुआ, जनहानि भी हुई और इससे थोड़ी सी सरकार को भी लोगों ने कटघरे में रखा। सरकार उस पे एक जुडिशियल कमेटी बना करके जांच करा रही है और आप भी देख रहे हैं कि प्रतिदिन उसमें जो संलिप्त लोग हैं ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही। कुछ पत्रकार साथी भी उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ सोशल मीडिया जो संचालित करते थे वह भी उसके जिम्मेदार थे। जिन लोगों ने माहौल खराब करने का काम किया, सरकार ने उनके साथ कड़ाई से कानून का सहारा लेते हुए उसका पालन किया और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया। सबसे अच्छी बात है कि हताहत होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने लोगों की मृत्यु हुई सभी लोगों को 25-25 लाख रुपए का एक अनुदान देने का भी काम किया है। और जो लोग भी ऐसे भगदड़ को मचाने का काम किए, जो वहां के चश्मदीद गवाह थे, ऐसे लोगों का स्टेटमेंट लेकर के सरकार उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। अखिलेश यादव का भी बयान आया था। देखिए, अखिलेश यादव के बयान को मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता। सीरियस इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि अखिलेश यादव जी उस समय एक बयान दिए थे जब कुंभ चल रहा था। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई कुंभ में वही लोग स्नान कर रहे हैं जो लोग पापी हैं, जो पाप किए हैं वो जाकर के अपना पाप धुल रहे हैं। मैंने देखा कि 2 दिन बाद ही अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके यह लिखते हैं कि गंगा नदी में स्नान उन्होंने किया। फिर मेरा रिट्वीट हुआ, मेरा फिर ट्वीट हुआ, जवाब गया कि भाई आपने कौन सा पाप किया था। अखिलेश यादव जी कहे कि महाकुंभ में वही लोग जा रहे हैं जो अपने जीवन में पाप किए हैं, अपने पाप को धोने के लिए महाकुंभ जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी विगत दिनों 10-15 दिन पहले गए हुए थे, कहे मैंने 11 डुबकी लगाया। तो अखिलेश जी कौन से पाप किए थे? ऐसे अगर उनको लगा कि मैंने पाप किया है, अपनी सरकार में लोगों के ऊपर लाठी बरसाया, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, लोगों की जमीन कब्जा की गई, युवाओं का रोजगार छीना गया, आरक्षण छीना गया, अगर ये सारे पाप करके अखिलेश यादव जी तृप्त नहीं हो पा रहे हैं तो तृप्ति के लिए महाकुंभ गए थे। तो इसलिए मैं अखिलेश जी के स्टेटमेंट को बहुत सीरियस नहीं लेता हूं। अभी आपने देखा होगा कि अभी कल मिल्कीपुर का चुनाव था, वहां के जो सांसद हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, रो रहे थे, बे बे चिल्ला रहे थे। तो ड्रामेबाज सांसद है, वो सांसद जो ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है, ऐसा लगता है कि वो नौटंकी करते हैं। अभी जब चुनाव चला, चुनाव जीते, वो जीतने के बाद जब पूरा देश चाह रहा था कि आप अयोध्या से जीते हुए हैं, तो अयोध्या की नगरी भगवान श्री राम की है,
तो वहां का संबोधन ही जय श्री राम से चालू होता है। जब किसी पत्रकार साथी ने उनसे कहा कि क्या आप जय श्री राम बोल सकते हैं, तो क्या कतई नहीं बोल सकता। तो उन्होंने बोला जय संविधान बोल सकते हैं, तो चुप हो गए। न आप संविधान को मान रहे हो, न आप जय श्री राम को मान रहे हो। और जब कोई घटना घटित हो गई तो उस घटना में मीडिया के सामने और मंच पर आकर के पे पे चिल्ला रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, कह रहे हो हे राम हे राम। और जब उस पर जांच कमेटी बैठाई गई, सांसद ने कहा कि इसकी गहनता से जांच हो। जब जांच कमेटी बैठाई गई, जांच में आया कि समाजवादी पार्टी के ही 3 लोगों ने उस बच्ची के साथ दुराचार किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया और मार करके नाले में फेंक दिया। जब आया तो सदन में, अभी सदन चल रहा है, दिल्ली से अंग्रेजी में भाषण देना चालू कर दी। तब तो पे नहीं चिल्ला है, तब भगवान राम की याद नहीं आई। तो मेरा मानना यह है कि जो मिल्कीपुर के सांसद हैं नौटंकीबाज हैं, ड्रामेबाज हैं। उनकी नौटंकी और ड्रामा जनता जान चुकी थी, इसीलिए कल खुल करके मतदान की और मिल्कीपुर की सीट एनडीए चुनाव जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। पंचायती राज की हम बात कर लेते हैं। आपके पास में देखा जा रहा है कि पंचायती राज जो गरीबों के लिए भी कुछ काम करती है, तमाम योजनाएं हैं। अभी मुशहरों का एक बार हम लोगों ने सर्वे किया, मुशहरों का देखा कि जो सरकारी योजनाएं उनके पास नहीं पहुंच पा रही है। तो फिर कैसे इसको जो है, देखिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के एजेंडे पर ही हमारी एनडीए सरकार काम कर रही है। हमारी पार्टी के अब तक के जितने एजेंडे रहे हैं, उन सारे एजेंडे को फुलफिल करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने किया। और हम लोग अपनी पार्टी का संचालन भी ऐसे ही कम्युनिटी के साथ मिलकर करते हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब से पंचायती राज विभाग के मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बने हैं, जो हम सबके नेता हैं, उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, सरदार पटेल जी और महात्मा गांधी जी के सपने को साकार किया। सपना उन्होंने देखा था कि आने वाली सरकारें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आने वाली सरकारें कुछ ऐसी व्यवस्था बनावें कि जिससे कि एक ही साथ समस्त गरीबों का कल्याण हो सके, सरकारी योजनाएं उनके तक पहुंचे। और उन्होंने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने का काम हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया, जीरो पॉवर्टी स्कीम ला करके। जीरो पॉवर्टी स्कीम में न जाति देखा जा रहा है, न धर्म देखा जा रहा है, न ऊंच न नीच, किसी प्रकार से नहीं। बस उनको यह देखा जा रहा है कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और नौकरियों में जो पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, ऐसे लोगों को जीरो पॉवर्टी स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। और अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है निचले स्तर पर, वो सर्वे कर रहे हैं। और इसमें नियम यह भी बनाया गया है कि सर्वे के बाद भी अगर कोई व्यक्ति छूटता है गलती से या फिर जानबूझ के कोई अधिकारी बदमाशी करता है, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ हमारे माननीय मंत्री जी सख्त कार्रवाई करेंगे और उसको सस्पेंड करते हुए पुनः उस गांव की जांच कराएंगे। हमारा मानना यह है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, वो चाहे आवास की हो, चाहे शौचालय की हो, आयुष्मान कार्ड की हो, श्रम कार्ड की हो, तो यह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जीरो पॉवर्टी स्कीम से ही कर रही है। इसके साथ साथ बेरोजगारी दर को जो हम लोग देख रहे हैं, तो बेरोजगार जो हमारे युवा साथी पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी युवा उद्यमी के नाम से एक योजना चलाई गई पंचायती राज विभाग के माध्यम से। और यह तय किया गया कि 5 लाख रुपए कोई भी बैंक बिना ब्याज और बिना गारंटी के उनको लोन देगा, वह अपना बिजनेस व्यापार करेंगे ताकि बेरोजगारी दर घटाया जा सके। इसके साथ साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने जो दबाव बनाया संगठन के माध्यम से, रैली, सभा, जनसभा के माध्यम से, कि हम लोगों की सोच थी, माननीय नेताजी की हमारी सोच थी कि जो गरीब जहां पर भी जिस भी जमीन पर 15 साल, 20 साल, 25 साल से बसा हुआ है, वह जमीन का उतना एरिया नाप करके उस व्यक्ति को दे दिया जाए जो लंबे समय से वहां निवास कर रहा है। अभी घरौनी योजना आई, घरौनी योजना के माध्यम से उन गरीबों को, जो गरीब जहां बस गया है, घरौनी योजना का सर्वेक्षण हो रहा है, ड्रोन सर्वे भी हो रहा है। और सर्वेक्षण के उपरांत जितना वो एक्वायर किया हुआ है, उतना जमीन का खसरा खतौनी उसके नाम से दिया जा रहा है। इसको बड़ी गहनता से और गंभीरता से हम लोग इसको संचालित करने का काम कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे, अभी बजट अभी स्टार्ट हुआ था, उसमें मिडिल क्लास के लिए बताया गया कि 12 लाख तक का जो है टैक्स जमा नहीं करना होगा। क्या लगता है, गरीबों का एक प्रलोभन देने का काम किया? नहीं, ये प्रलोभन नहीं है, ये सहूलियत कहा जा सकता है। क्योंकि यह सबसे अच्छी बात है कि भाई जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, 12 लाख रुपए पर जो उनके इनकम 12 लाख रुपए है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यह सरकार का अच्छा निर्णय भी रहा है। पूंजीपति जो हजारों हजार करोड़ रुपया कमाते हैं, तमाम टैक्स वसूलते हैं, तो ऐसे लोगों से सरकार ऐसे लोगों से टैक्स वसूलने का काम करेगी। और उनके टैक्स के पैसे से हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, हमारी सरकार उसके लिए गतिमान भी है और आगे अग्रसर भी है। एक बात और है, जैसे इस बार जो हमारा कार्यक्रम यहाँ 9 फरवरी को 2025 में कुशीनगर में हो रहा है,
हम लोगों की इच्छा है, यह हमारा संकल्प है, आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में जिस संविधान को लेकर के हमारा विपक्ष जो पीडीए का नारा दे रहा है, जो पीडीए का एक्चुअल जो उदाहरण है वो यही है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, न कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या आगड़ा, जो भी उनका नारा है, यह कहीं ना कहीं जनता के प्रति एक छलावा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बात पर पुरजोर तरीके से काम कर रही है कि जो लोग संविधान का सहारा लेकर के जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किए, संविधान को जेब में रख करके, सर पे रख करके, सीने से लगाने से जनता के हितों की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 9 तारीख को यह निर्णय लेगी सामूहिक तौर पर कि उत्तर प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, प्राइवेट स्कूल हो, हर स्कूलों में भारतीय संविधान का पूर्ण अध्ययन अनिवार्य कराना है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 9 तारीख को इस संकल्प को लेकर के इसी सरकार में यह निर्णय लेगी कि हर शैक्षणिक संस्थानों में अगर सारे सब्जेक्ट, सारे विषय पढ़ने अनिवार्य है, तो उसी प्रकार से संपूर्ण भारतीय संविधान को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं वो अपने हितों की रक्षा स्वतः कर सकें, अपनी हिस्सेदारी भागीदारी के प्रति स्वतः जागरूक रहें।